चलिए दोस्तों, हम हेनरी सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। हेनरी सेकंड के जो फैमिली बैकग्राउंड है, तो हेनरी सेकंड का फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो उनका पहले हम देख लेते हैं। हेनरी वन थे राजा। हेनरी वन इनके नाना थे। हेनरी वन इनके नाना थे। हेनरी वन इनके नाना थे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। हेनरी वन इनके, अब यहाँ पर देखना ये है हमें कि हेनरी वन, ठीक है, हेनरी वन का एक बेटी थी, डॉटर थी। उस डॉटर का नाम था मतिल्दा। ये डॉटर थी उनकी। और उनका एक बेटा था। बेटे का नाम था, बेटे का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इनका एक सन था। ठीक है, उसकी मौत हो गई थी। इसकी मौत हो गई थी सन की। ठीक है, तो अब इन बेटी, जो इनकी बेटी थी उसने शादी कर रखी थी किसके साथ? जोफ्री। जोफ्री के साथ इन्होंने शादी कर रखी थी। जोफ्री और मतिल्दा की संतान हुई हेनरी सेकंड। हेनरी सेकंड संतान हुई इन दोनों की। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हेनरी वन का एक बेटी थी, बेटी के एक संतान हुई जिसका नाम है हेनरी सेकंड। अब इसका क्या है, सन की कोई शादी नहीं थी, ना इसका कोई बेटा था। लेकिन एक चीज़ थी कि हेनरी वन का एक नेफ्यू था, भतीजा। भतीजा, भतीजे का नाम था स्टीफन। स्टीफन था भतीजे का नाम। अब ऐसी सिचुएशन में कौन में राजा कौन बन जाएगा? अब देखिए क्या होता है। ठीक है, कायदे से तो हेनरी सेकंड को राजा बनना था, क्योंकि हेनरी जो फर्स्ट है उसकी सीधे ब्लड का संबंध था हेनरी सेकंड के साथ। ये भतीजा वाला सिस्टम था, तो माना जाता है कि इसका जो क्लेम था इतना पावरफुल नहीं था, तो इसको बनना चाहते, लेकिन हुआ उल्टा। स्टीफन को बना दिया गया राजा। और क्यों बनाया गया राजा? क्योंकि ये जो जेफरी था ये अंजू का राजा था। एंजू, एंजू, एंजू का ये ड्यूक था। एंजू यहाँ पर पड़ता है। ये जो नक्शा देख रहा है फ्रांस का, ये छोटा सा क्षेत्र है एंजू। ठीक है, तो ये एंजू जब छोटा सा क्षेत्र है, तो जोफ्री यहाँ का ड्यूक था। अब इस अगर हेनरी सेकंड को राजा बनाया जाता है तो हेनरी सेकंड की उम्र उस समय बच्चा था, ये कुछ महीने का था या 2-3 साल का था जब इसकी हेनरी वन की मृत्यु हो गई थी। तो ये 2 से 3 साल का था, तो ये अपना राजशाही खुद तो चला नहीं सकता था, इसको एक रेजेंट की जरूरत पड़ती है। और रेजेंट कौन बनता? जेफरी बनता। तो जेफरी प्रैक्टिकली तौर में ये बन जाता राजा, जोफ्री। मतलब अगर देखा जाए तो जो ऑफिशियल तौर में तो ये होता है हेनरी सेकंड, लेकिन क्योंकि ये बच्चा है तो बच्चा नहीं चलाता, शासन नहीं चला सकता। तो जब तक ये बच्चा था तब तक किसको रहती पावर? इसकी इसकी पावर किसके पास रहती? इसके पास रहती जोफ्री के पास। तो जो बैरन्स थे, यानी कि जो नोबल्स थे इंग्लैंड में, उन्होंने उन्होंने कहा कि हम इसको चुन लेते हैं स्टीफन। ये इसकी उम्र भी ठीक ठाक है, जवान है ये, तो ये ठीक रहेगा क्योंकि इसका जो है ये भतीजा है। और ये अंजू, अगर हम इसको दे देते हैं सत्ता हेनरी को, तो फिर ये जो जियोफ्री ऑफ अंजू है ये हमको हमारे ऊपर शासन करेगा, जो कि उन्हें पसंद नहीं था। कितना छोटा सा, इतने इतने छोटे से क्षेत्र का जो ड्यूक है वो पूरे इंग्लैंड में शासन करे, ये इनको पसंद नहीं था। तो इसलिए उन्होंने स्टीफन को बिठा दिया। स्टीफन को गद्दी में बिठा दिया और स्टीफन क्या बन गया? किंग बन गया। स्टीफन किंग ऑफ इंग्लैंड बन गया। किंग ऑफ इंग्लैंड बन गया। अच्छा, अभी ये सिविल वार की स्थिति हो गई। सिविल वार कैसा हो गया स्टार्ट? जो कुछ बैरन्स, जो ज़्यादातर बैरन्स थे वो इसके साथ चले गए, स्टीफन के साथ चले गए। लेकिन कुछ बैरन जो इंग्लैंड के, वो इसके साथ चले गए। मतिल्दा, मतिल्दा ने सिविल वार कर दिया। मतिल्दा ने कहा कि मेरे बेटे को बनाना चाहिए राजा। तो कुछ जो बैरन्स थे उसके साथ चले गए, तो सिविल वार की स्थिति हो गई। और सिविल वार काफ़ी साल तक चला। और सिविल वार में जो स्टीफन है उसका शासन इतना अच्छा नहीं था, तो आखिरकार स्टीफन का शासन को ख़त्म कर दिया गया और हेनरी को राजा बना दिया गया। हेनरी को राजा बना दिया गया, हेनरी सेकंड को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हेनरी सेकंड जब राजा बना था तो उसकी उम्र लगभग 22 साल की थी। 22 साल में उसको किंग ऑफ इंग्लैंड बना दिया गया। तो इसका जो छोटे का जो बचपन से लेकर इसने 22 साल तक सिविल वार के दौर को देखा इसने, तो इसका जो दिमाग में बहुत बड़ा असर पड़ा था सिविल वार का, जो आगे के समय में हमको देखने को मिलेगा जब इसने चीज़ें की। अब हम आगे देख लेते हैं अब क्या क्या हुआ है। अब देख लेते हैं हम इस नक्शे को। यहाँ पर है फ्रांस, ये फ्रांस है और ये ब्रिटेन है, इसको इंग्लैंड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है,
मैंने कुछ वीडियो बना रखे इससे पहले, उसमें मैंने क्लियर कर रखा, लेकिन इससे फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ये इधर है नॉर्मंडी, ये नॉर्मंडी है इधर। अब नॉर्मंडी में जो शासन करता था उसको कहते थे ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। जो नॉर्मंडी के ड्यूक थे उन्होंने यहाँ पर हमला किया था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में वो सत्ता उन्होंने काबिज में आ गए थे, वो सत्ता उनको कब्जे में आ गई थी उनकी। तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पे किंग ऑफ इंग्लैंड भी बन गए, वो किंग ऑफ इंग्लैंड बन गए। तो उनके पास दो अब पद हो गए थे, एक तो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी थे, साथ में किंग ऑफ इंग्लैंड भी बन गए थे। तो हेनरी सेकंड जो है इनकी इसी ही परिवार में जन्म हुआ था, जो कि नॉर्मंडी के ड्यूक थे, उसके बाद ये किंग बन गए थे। तो इसी फैमिली में जब उसका जन्म हुआ था तो वो ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी बन गया, और वो इंग्लैंड का किंग भी बन गया। ये क्या है, हेनरी सेकंड की स्थिति है, ठीक है। वो ड्यूक भी है और किंग भी है। अब क्या है, उसने उसकी स्थिति जो इंग्लैंड में है वो तो सर्वोच्च स्थिति है, यानी इंग्लैंड में सबसे बड़ा है वो, क्योंकि किंग है वो, तो सबसे बड़ा है इंग्लैंड में वो। लेकिन फ्रांस में अभी वो सबसे बड़ा नहीं है, उससे बड़ा एक और है, उसका नाम है किंग ऑफ फ्रांस। तो एक किंग ऑफ फ्रांस का एक वैसल है ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। तो फ्रांस में भी वो नंबर वन पावर नहीं है ये ड्यूक, ठीक है। अब क्या है, हुआ क्या है यहाँ पर, पहली चीज़ हमको देख लेते हैं। एक महिला है, उसका नाम है एलियनोर। एलियनोर एलियनोर एक महिला है। तो एलियनोर जब एक महिला है तो यहाँ पर हुआ ये है कि ये जो एलियनोर है ये एक प्रिंसेस थी, और प्रिंसेस कहाँ की थी, ये इधर के इलाके की थी, एक्विटेन जिसको कहते हैं। इतना बड़ा इलाका है, ये एक्विटेन की ये प्रिंसेस थी, यानी ये क्षेत्र इसका था, ये इस महिला का, एलेनोर का। तो इसकी शादी हो रखी थी किंग के साथ, किंग ऑफ फ्रांस के साथ इसकी शादी हो रखी थी। किंग ऑफ फ्रांस जो यहाँ पर पेरिस का इलाका है वहाँ पर उसकी सरकार थी। तो इन दोनों की जब शादी हो रखी थी तो दोनों का जो क्षेत्रफल है, दोनों के पास जो क्षेत्रफल है वो पूरे फ्रांस का 2/3 क्षेत्रफल था। 2/3 क्षेत्रफल था इन दोनों का, किसका, एलेनोर और फिलिप जो कि राजा था फ्रांस का, ठीक है। लेकिन इन दोनों की पुरुष संतान नहीं हो पाई, यानी ये इनका जितने बच्चे हुए सब लड़की हुई। तो पुरुष संतान उस समय होनी जरूरी थी, क्योंकि जो राजा था उसके बाद पुरुष ही, उसकी जो संतान थी वो राजा बनना था उसको। तो जब इसके फिलिप को ये जो महिला है वो पुरुष संतान नहीं दे पाई, तो ये राजा ने इसके डाइवोर्स दे दिया, इसको एलिनोर को डाइवोर्स दे दिया राजा ने। अब यहाँ पर एक चीज़ खास हो गई कि हेनरी सेकंड ने क्या किया, इस महिला के साथ शादी कर ली, यानी कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने इसके साथ शादी कर दी। ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने इसके साथ शादी कर दी। तो अब हुआ ये, हेनरी के पास इस महिला का जो क्षेत्रफल है एक्विटाइन का वो भी आ गया। तो अब पूरे फ्रांस का एक हाफ क्षेत्र हेनरी सेकंड के पास था। हेनरी सेकंड के पास था आधा क्षेत्र, ठीक है, आधा क्षेत्र इसके पास था। और एक और चीज़ ये हो गई कि इस महिला ने जब हेनरी के साथ शादी की तो इनकी संतान भी हो गई, और 4 पुरुष संतान हुई। टोटल तो 6 चिल्ड्रन हुए इन दोनों के, लेकिन उनमें से 4 बच्चे, 4 सन थे, यानी पुरुष संतान थी 4। तो हेनरी को क्या हुआ कि उसको क्षेत्रफल भी मिल गया और उसको पुरुष संतान भी मिल गई इस महिला से, ठीक है। यहाँ तक हम समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये होता है कि इसके जो पुरुष संतान है वो उनका नाम देख लेते हैं क्या क्या है। एक का नाम है हेनरी द यंगर, जो सबसे बड़ा था हेनरी द यंगर। उसको जो हेनरी सेकंड है उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तो जो मेरे बच्चे, चारों बच्चों, उनको मैं कुछ कुछ क्षेत्र दूंगा जिसमें वो शासन करेंगे। तो हेनरी द यंगर को क्या मिला, इंग्लैंड, नॉर्मंडी और अंजू। ये इंग्लैंड पूरा उसके पास रहेगा, नॉर्मंडी रहेगा और अंजू रहेगा यहाँ पर का क्षेत्र, ये रहेगा विलियम द यंगर के पास। रिचर्ड जो दूसरे नंबर का लड़का है उसको, उसके पास क्या रहेगा, एक्विटेन। एक्विटेन कौन सा क्षेत्र है, ये वाला, ये एक्विटेन उसके पास रहेगा। जियोफ्री, अरे सॉरी, एक्विटेन तो ये है, एक्विटेन ये है, जो उसका था उसकी महिला का जो क्षेत्र था वो है एक्विटेन। तो एक्विटेन किसके पास रहेगा, रिचर्ड के पास रहेगा, दूसरे नंबर के लड़के के पास। तीसरा जियोफ्री, जियोफ्री को क्या मिलेगा, ब्रिटनी। ब्रिटनी है ये वाला जो मैंने आपको, ये वाला है ब्रिटनी, ये किसके पास रहेगा, जियोफ्री के पास। और चौथा लड़का कौन है, जॉन, उसके पास क्या रहेगा, आयरलैंड। आयरलैंड ये वाला रहेगा। तो इस तरह से जो हेनरी सेकंड है उसने ये फैसला लिया था कि उसके मरने के बाद इस तरह से उसके जो चारों लड़के हैं उनको कुछ कुछ क्षेत्रफल मिलेगा। हेनरी सेकंड एक बड़ा शकी आदमी था, वो अपने बच्चों में पूरा विश्वास नहीं करता था, और वो अपने बच्चों को हर समय गैसिंग में लगाया रहता था। वो गैसिंग मतलब उसके बच्चे हर समय सोचते रहते थे कि हमको जो हमसे वादा कर रखा है वो हमको क्षेत्र कब मिलेगा।
तो जो हेनरी द यंगर है, जो सबसे बड़ा बेटा था, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसने अपने पिताजी के खिलाफ बगावत कर दी। उसने हेनरी सेकंड के खिलाफ बगावत कर दी। ठीक है। और जब उसने बगावत की तो उसके साथ जो उसके दो भाई थे, रिचर्ड और जॉफरी, वो भी मिल गए। और किंग ऑफ फ्रांस भी उसके साथ मिल गया। तो इन सब ने मिलके हेनरी सेकंड के ऊपर हमला कर दिया। हेनरी सेकंड ने हरा दिया इनको। तो हेनरी सेकंड ने जब इनको हरा दिया तो फिर हेनरी द यंगर, उसने सरेंडर कर दिया। हेनरी सेकंड के सामने सरेंडर कर दिया उसने, हेनरी द यंगर ने। तो क्या हुआ फिर, हेनरी सेकंड को लगा कि उसकी जो पॉलिसी है वो फेल होती जा रही है, यानी कि जो अपने बच्चों को गैसिंग में उसने पॉलिसी के तहत चला रहा है, तो उससे उसके बच्चों के अंदर शक पैदा हो रहा है। तो उसने कहा कि अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ अपनी पॉलिसी। तो उसने क्या किया, उसने कुछ को दे दिया, यानी कि जो बच्चों का जो क्षेत्र है उसका जो रेवेन्यू होगा उसको बच्चों को मिलेगा, उस क्षेत्र का रेवेन्यू, पैसा उन बच्चों को तक आ जाएगा। लेकिन फिर हेनरी द यंगर ने फिर से बगावत कर ली। कुछ साल बाद 1183 में उसने फिर बगावत कर ली। उसने क्या किया, उसने अपने भाई का क्षेत्र में हमला कर दिया। ये वाला एक्विटेन वाला जो क्षेत्र है, जो किसके पास था, रिचर्ड के पास था। इसमें जाके उसने हम आक्रमण कर दिया। जो ये था रिचर्ड, उसने अपने पिताजी से बोला कि मेरे ऊपर हमला हो गया। तो उसके पिताजी ने फिर अपनी सेना भेज दी यहाँ पर और हेनरी द यंगर को हरा दिया। हेनरी द यंगर फिर यहाँ पर जब वो हार गया था तो उसने भागने की कोशिश की और भागते भागते वो जंगल में चले गया। जंगल में उसको डिसेंट्री की बीमारी हो गई, जिसके कारण उसकी वहाँ पर मौत हो गई थी। तो हेनरी द यंगर की मौत हो गई थी। हेनरी द यंगर की मौत हो गई थी और मौत कैसे हुई, उसकी बीमारी के कारण हुई। वो लड़ाई हारने के बाद वो बीमारी की चपेट में आ गया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, एक बेटा उसका मर गया था। अब उसकी जो हेनरी द सेकेंड है, उसकी जो मेंटल स्थिति है वो काफ़ी हिल चुका था। उसको उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा की मौत हो जाएगी। तो उसने डिवास्टेटेड हो गया था। हेनरी द सेकंड अपने बड़े बेटे के मरने के बाद डिवास्टेटेड हो चुका था और सेकन हो चुका था, वो हिल चुका था वो। अब उसने अपने फिर से तीन बेटे जो बचे हुए थे उनका रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया। यानी उसने अपने इसको कहा, रिचर्ड को कहा उसने कि तुम एक्विटेन को छोड़ दो और एक्विटेन को जॉन को दे दो, और तुम क्या करो, इसको ले लो, तुम जो विलियम हेनरी द यंगर का जो क्षेत्र है तुम उसको ले लो, और जो तुम्हारा एक्विटेन है वो इसको दे दो, जॉन को। ठीक है। तो इसने नहीं किया, रिचर्ड ने देने से मना कर दिया। उसको लगा कि उसका पिता उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। तो रिचर्ड ने कहा मैं नहीं दे रहा अपना क्षेत्र एक्विटेन। तो फिर क्या है यहाँ पर, क्या हुआ, फिर से इन दोनों लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई किसके बीच हुई, ये हेनरी द सेकेंड की लड़ाई हुई है अपने बेटे के साथ, रिचर्ड के साथ। ने ही शुरुआत की थी लड़ाई की, क्योंकि रिचर्ड को लग रहा था कि उसका क्षेत्र उससे छीना जा सकता है। तो रिचर्ड ने फ्रांस के राजे के साथ मिलके हेनरी हेनरी सेकंड के ऊपर लड़ाई घोषित कर दी। हेनरी सेकंड के साथ जब लड़ाई हो रही थी तो फिर क्या हुआ कि ये भी मिल गया, जॉन भी इसके साथ जाके मिल गया रिचर्ड के साथ। ये बहुत सदमे वाली बात थी, क्योंकि जो हेनरी सेकंड था उसका सबसे प्यारा बच्चा जॉन था। उसको जॉन के ऊपर बहुत विश्वास था। लेकिन जब जॉन ही अपने पिताजी के साथ उसने बगावत कर ली और रिचर्ड के साथ जाके मिल गया, तो फिर जो हेनरी सेकंड है वो भागते भागते वो भागते रहा। मतलब वो लड़ाई में जब उसको हार हो रही थी तो एक जगह से दूसरी जगह वो भागता रहा। आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। 6 जुलाई 1179 को हेनरी सेकंड की 56 साल की उम्र में मौत हो गई थी। 56 साल की उम्र में हेनरी सेकंड की मौत हो गई थी। तो ये जो हेनरी सेकंड का जीवन काल है ये काफ़ी शक्की आदमी था, शक्की आदमी कहा जाता है इसको। और ये जो मिलिट्री के रूप में जीनियस था, मिलिट्री जीनियस था। जहाँ पर भी इसने लड़ाई लड़ी थी, बड़े बड़े सैनिकों को इसने हरा दिया था। बड़े बड़े देशों के सैनिकों की जो फौज थी उनको इंग्लैंड की सेना ने हरा दिया था, क्योंकि ये मिलिट्री जीनियस था ये। लेकिन साथ में इसकी एक खामी ये थी कि हेनरी सेकंड एक शक्की आदमी था। यानी ये अपने बच्चों में भी विश्वास नहीं रखता था, और इसी कारण इसके बच्चों ने ही इसके खिलाफ आखिरकार बगावत की। तो ये कुछ हेनरी सेकंड का पीरियड है।